नमस्कार, मेरा नाम है सुमित सिंह मेहता। आज फिर से कुछ क्वेश्चनों की बात कर लेते हैं एटॉमिक फिजिक्स से रिलेटेड या फिर बोहर मॉडल से रिलेटेड। तो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, इफ़ द वेवलेंथ ऑफ द फर्स्ट लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज इन हाइड्रोजन एटम इज लैम्डा, देन द वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट लाइन इज लाइमन सीरीज इज। ठीक है, तो बाल्मर सीरीज की जो पहली लाइन की जो वेवलेंथ है वो कितनी है बोल रहा है, लैम्डा है बोल रहा है। तो बताओ कह रहा है कि जो लाइमन सीरीज की पहली लाइन की वेवलेंथ क्या होगी। ठीक है, तो सिंस वी नो, अगर हमारे पास ये एनर्जी लेवल है, दिस वन फिर फॉर n इज इक्वल टू 1 एंड दिस वन फॉर n इक्वल टू 2 एंड दिस वन फॉर n इक्वल टू 3। बाल्मर लाइन हमें कब देखने को मिलती है, हमें पता है जब कोई इलेक्ट्रॉन n इक्वल टू 3 से n इक्वल टू 2 में जंप करता है। कौन सी लाइन देखने को मिलेगी मुझे, बाल्मर लाइन देखने को मिलेगी, B फॉर बाल्मर। ओके, और लाइमन लाइन कब देखने को मिलेगी हमको, जब भी कोई इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी ऑर्बिट से n इक्वल टू 1 वाले एनर्जी लेवल में जंप करेगा, तब हमें क्या देखने को मिलेगी, लाइमन लाइन देखने को मिलेगी, L फॉर लाइमन। अगर मैं यहाँ पर एक एनर्जी लेवल और बना दूं तो यहाँ पर बाल्मर लाइन की हमको एक लाइन और देखने को मिलेगी। तो ये वाली लाइन कौन सी हुई, बाल्मर की लाइमन की फर्स्ट लाइन हुई। ये कौन सी लाइन हुई, फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन। और ये लाइन कौन सी हुई, ये हुई हमारे पास कौन सी, फर्स्ट लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज। ठीक है, तो फर्स्ट लाइन के लिए जो n2 है वो कितना है, 3 है, और जो n1 कितना है, 2 है। तो यहां से अगर इसकी वेवलेंथ हम निकालो फॉर बाल्मर सीरीज 1 अपॉन लैम्डा इक्वल टू कितना हो जाएगा, रिडबर कांस्टेंट फॉर हाइड्रोजन एटम। नाउ यहाँ पर क्या अज्यूम करके चल रहे हैं हम कि जो हमारे पास हाइड्रोजन एटम का जो न्यूक्लियस है वो क्या है, फाइनाइट मास का है, तो इसके रिडबर कांस्टेंट में वेरिएशन आएगा। और मैंने अज्यूम कर लिया कि रिडबर कांस्टेंट कितना है, RH है। ठीक है, तो RH इंटू क्या होता है, जेड स्क्वायर, इंटू क्या आएगा यहाँ पर, जेड स्क्वायर आ जाएगा, एंड मल्टीप्लाई में कितना आ जाएगा, 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 का स्क्वायर। ठीक है, अगर हम बाल्मर की बात करें तो किसके लिए, फॉर बाल्मर, अगर हम बाल्मर सीरीज की बात करते हैं तो उसके लिए n2 इक्वल टू कितना हो गया है हमारे पास, 3 हो गया है, और n1 इक्वल टू कितना हो जाता है, 2। ये कौन सी हुई, फर्स्ट लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज के लिए ये कंडीशन है कि यानी क्वांटम नंबर ये होंगे। तो वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर, और हाइड्रोजन एटम है तो हाइड्रोजन एटम के लिए जेड कितना होता है हमारे पास, 1 होता है। और हमको वेवलेंथ कितनी दे रखी है फर्स्ट लाइन की, लैम्डा हमको गिवन है, ये चीज हमें क्या है, गिवन है। ठीक, नाउ तो यहां से क्या आ जाएगा, देखो ये आ जाएगा मेरे पास 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू RH, रिडबर कांस्टेंट फॉर हाइड्रोजन एटम, जेड का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर कितना हो गया, 1 ही हो गया, डिवाइडेड 1 अपॉन n1, n1 कितना है मेरे पास, 2 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 3 का स्क्वायर। इतनी बात समझ में आई। इसको सॉल्व कर दोगे थोड़ा बहुत तो क्या आ जाएगा, देखो यहाँ से RH इंटू 1 अपॉन 4 माइनस 1 अपॉन 9 आ गया। ओके, नाउ इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो यहाँ से, तो यहाँ से RH इक्वल टू कितना आ गया, ये न चुको 36 एंड 9 माइनस 4, ये आ गया सॉल्व करने के बाद। ये बात समझ में आई आपको। तो यहाँ से मेरे पास दिस RH इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास, 5 डिवाइड RH मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाई कितना आ गया, 36। ये चीज क्या है मेरे पास, 1 अपॉन लैम्डा है। अगर मैं यहाँ से क्या निकाल दूं, ये RH इक्वल टू निकाल दूं तो RH इक्वल टू कितना आ जाएगा मेरे पास, 36 डिवाइडेड बाई 5 लैम्डा आ जाएगा। ये क्या निकल गया मेरे पास, रिडबर कांस्टेंट फॉर हाइड्रोजन एटम। ठीक है, लैम्डा क्या है यहाँ पर लैम्डा है हमारे पास बाल्मर सीरीज की पहली लाइन की वेवलेंथ। ठीक है, लैम्डा क्या है, बाल्मर सीरीज की पहली लाइन की वेवलेंथ है। मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना है फाइंड देन द वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, यानी ये लाइमन सीरीज की फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, ये जो है लाइमन सीरीज, इसकी जो फर्स्ट लाइन है इसकी वेवलेंथ कितनी होगी मुझे क्या करनी है, फाइंड करनी है। अगर मैं यहां से क्या निकालूं, कंडीशन फॉर फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज की अगर मैं बात करूं यहां से, तो उसके लिए यहां पर n2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो n2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 2, और n1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 1। 2 से जब 1 में कोई इलेक्ट्रॉन जंप करेगा तो हमको लाइमन सीरीज की पहली लाइन देखने को मिलेगी। तो इसके लिए वेवलेंथ कितनी हो जाएगी, 1 अपॉन लैम्डा फॉर L, लैम्डा L यानी लाइमन सीरीज की वेवलेंथ, लाइमन सीरीज की पहली लाइन की वेवलेंथ क्या हो जाएगा, यहाँ पर रिडबर कांस्टेंट फॉर हाइड्रोजन एटम मल्टीप्लाई बाई अगेन यहाँ पर जेड स्क्वायर इंटू 1 अपॉन n1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक, अब n1 और n2 ये दिए हुए हैं तो यहाँ से 1 अपॉन लैम्डा फॉर लाइमन सीरीज इक्वल टू RH, और जेड कितना होगा हाइड्रोजन एटम के लिए 1 होगा, तो 1 का स्क्वायर 1 ही आ गया, 1 डिवाइडेड बाई 1 का स्क्वायर एंड माइनस 1 डिवाइडेड बाई कितना आ गया यहाँ पर 2 का स्क्वायर आ गया। तो 1 यहाँ से 1 अपॉन लैम्डा L इज इक्वल टू कितना आ गया, देखो ये RH इंटू कितना आ गया 1 माइनस 1 अपॉन 4 आ गया,
ये बात समझ में आई। इसको थोड़ा सा सॉल्व करो, कितना आ जाएगा, 4 में से 1 गया, कितना बचा 3/4 मल्टीप्लाई बाई कितना आ गया यहाँ पर RH आ गया। ठीक, अगर मैं ये यहाँ से क्या निकल गया 1/λL इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास 3RH डिवाइडेड बाई 4 आ गया। और अगर मैं यहाँ से क्या निकालूं लैम्डा ऑफ L निकालूं या लैम्डा ऑफ लाइमन सीरीज की पहली लाइन की जो वेवलेंथ निकाल तो कितना आ जाएगा, ये रिवर्स हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, 4/3 इंटू RH आ जाएगा। अब RH की वैल्यू कितनी दी है, इतनी दी हुई, यहाँ से इसको इधर पुट कर देंगे हम। तो यहाँ से देखो कितना आ जाएगा मेरे पास ये लैम्डा L इज इक्वल टू 4/3 और RH की वैल्यू कितनी दी है, मल्टीप्लाई में कितना आ जाएगा, देखो ये 36 डिवाइडेड बाई 5 लैम्डा, कितना आ गया 36 डिवाइडेड बाई 5 लैम्डा। ये 5 लैम्डा कहाँ चला गया, ऊपर चला गया, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, देखो ये 4 इंटू 5 लैम्डा डिवाइडेड बाई 3 इंटू 36। ठीक है, तो ये कैंसिल हो गया, इससे कितनी बार 9 चौको 36, 9 चौको 36 और 9 तियां 27। तो यहाँ से लैम्डा L इज इक्वल टू कितना आ गया 5 लैम्डा डिवाइडेड बाई 27। ठीक है, तो ये क्या आ गया मेरे पास, लाइमन सीरीज की पहली लाइन की वेवलेंथ इतनी आ गई, कब, जब हमारे पास बाल्मर सीरीज की पहली लाइन की वेवलेंथ कितनी दी हुई है, लैम्डा दी हुई है। ठीक, तो ये लैम्डा कि जो को हम अगर वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा पर आंसर आ जाएगा अगर न्यूमेरिकली वैल्यू दी होगी। तो यहाँ पर हमको सिंपल लैम्डा दिया हुआ है, तो हमने यहाँ पर सिर्फ लैम्डा लिख दिया। ओके, ये क्या हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। ये क्या है क्वेश्चन नंबर 1। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है इफ R1 इज द रिडवर कांस्टेंट अज्यूमिंग मास ऑफ द न्यूक्लियस टू बी इनफाइनाइटली लार्ज कंपेयर टू एन इलेक्ट्रॉन and R2 with a Rydberg constant taking nuclear mass to be 7500 time the mass of electron, then the ratio of R2 upon R1 R2 and R1 is। ठीक है, तो R2 और R1 का रेशियो निकालना है। R1 क्या है यहाँ पर Rydberg कांस्टेंट है, जब हमने न्यूक्लियस का मास इनफाइनेटली लार्ज अज्यूम कर रखा है, और R2 यहाँ पर Rydberg कांस्टेंट है कब, जब हमने क्या अज्यूम कर रखा है, जो मास ऑफ न्यूक्लियस है वो फाइनाइट है और इलेक्ट्रॉन के मास से 7500 ज्यादा है। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, ये रेशियो फाइंड करना है, इसे मिटा देते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 हमको यहाँ पर क्या दिया हुआ है, R1 इक्वल टू दिया है Rydberg कांस्टेंट व्हेन मास ऑफ न्यूक्लियस इज इनफाइनाइटली लार्ज। हमको पता है, तो Rydberg कांस्टेंट कैसे डिफाइन करते हैं हम, m⁴ डिवाइडेड बाय यहाँ m क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा 8ε0 का स्क्वायर h⁴ इंटू c। ये क्या होती है, Rydberg कांस्टेंट की वैल्यू होती है कब, जब न्यूक्लियस का मास क्या है, इनफाइनाइटली लार्ज है। तो से इट इज सम इक्वेशन नंबर 1। और R2 इक्वल टू कितना है, क्या है हमारे पास, Rydberg कांस्टेंट की वैल्यू है जब न्यूक्लियस का मास फाइनाइट अज्यूम कर रखा है, तब ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन किससे रिप्लेस हो जाता है, रिड्यूस्ड मास से रिप्लेस हो जाता है। तो रिड्यूस्ड मास क्या अज्यूम कर लिया मैंने, म्यू e⁴ डिवाइडेड बाई, बाकी टर्म तो ऐसे रहेंगे, 8ε0 का स्क्वायर इंटू h⁴ इंटू c। अब रिड्यूस्ड मास को देख, रिड्यूस्ड मास क्या होता है हम सब जानते हैं, रिड्यूस्ड मास डिफाइन एज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाई बाई मास ऑफ न्यूक्लियस डिवाइडेड बाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस मास ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, देखो ये क्या है यहाँ पर, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और कैपिटल M क्या है, मास ऑफ न्यूक्लियस, अगेन यहाँ पर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस मास ऑफ न्यूक्लियस है। नाउ हमको अब एक कंडीशन गिवन है, कंडीशन क्या गिवन है, टेकिंग न्यूक्लियर मास टू बी 7500 टाइम ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जो मास ऑफ न्यूक्लियस है वो इक्वल है किसके, 7500 टाइम ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के। ठीक है, ये हमको गिवन है। तो यहाँ से मैं अगर यहाँ से क्या निकाल दूं, अगर मैं ये निकालूं इधर से क्या स्मॉल m डिवाइडेड बाय कैपिटल M निकालूं, क्या निकालूं, स्मॉल m डिवाइडेड बाय कैपिटल M, तो दिस विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/7500। ठीक, स्मॉल m डिवाइडेड बाय कैपिटल M निकाल रखा है। ठीक, तो कितना आ जाएगा 1/7500 आ जाएगा। नाउ अब ये वैल्यू को कहाँ पुट कर दो, ये जो यहाँ पर रिड्यूस्ड मास की वैल्यू निकाल रखी है हमने, इसको यहाँ से उठाया कहाँ पुट कर दो, इस इक्वेशन 2 में पुट कर दो। तो यहाँ से इक्वेशन 2 R2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसकी जगह ये पुट कर दिया हमने। ठीक, एक मिनट थोड़ा सा इसको मॉडिफाई कर देते हैं ताकि हमको करने में आसानी हो जाए। तो एक काम करता हूँ, जो यहाँ पर कैपिटल M है इसको नीचे ले आता हूँ, तो इसको क्या कर दूंगा मैं, स्मॉल m डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, ये स्मॉल m डिवाइडेड बाय कैपिटल M प्लस का 1, इस तरीके से लिख सकता हूँ इसको आप। तो अब इसको कहाँ पुट कर दो, इस इक्वेशन 2 में पुट कर दो। तो यहाँ R2 की जगह R2 इंटू कितना आ जाएगा, देखो यहाँ पर ये म्यू की जगह तो ये पुट करना है हमको, और बाकी टर्म ऐसे लिख दो, क्या आ जाएगा e⁴ डिवाइडेड बाई 8ε0 स्क्वायर h⁴ इंटू c, और मल्टीप्लाई में कितना आ गया, स्मॉल m डिवाइडेड बाई कैपिटल M प्लस का 1 आ गया ना। अब इसको उठा के इसके साथ लिख दो,
तो यहाँ से कितना आ गया देखो, R2 इज इक्वल टू ये स्मॉल m e की पावर 4 डिवाइडेड बाई 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर इंटू एच की पावर 3 इंटू सी, और यहाँ पर मल्टीप्लाई में कितना आ गया मेरे पास 1 अपॉन स्मॉल m डिवाइडेड बाई कैपिटल M प्लस का 1 आ गया। अब ये जो यहाँ पर ब्रैकेट में टर्म है इसको देखो, फिर एक बार इक्वेशन 1 को देखो, तो ये वैल्यू किसके बराबर है, R1 के बराबर है। फ्रॉम इक्वेशन 1 वी कैन राइट दिस R2 इज इक्वल टू R1 मल्टीप्लाई बाई 1 अपॉन स्मॉल m डिवाइडेड बाई कैपिटल M प्लस का 1। ठीक, अभी स्मॉल m डिवाइडेड बाई कैपिटल अभी हमने कैलकुलेट किया, कितना है हमारे पास, ये गिवन है हमको, तो यहाँ से मेरे पास R2 इज इक्वल टू R1 इंटू कितना आ जाएगा देखो, ये 1 अपॉन ये कितना है 1 अपॉन 7500 इतना है एंड प्लस का 1 आ गया। तो यहाँ से क्या आ जाएगा देखो मेरे पास R2 अपॉन R1 इज इक्वल टू कितना आ गया, ये 1 अपॉन कितना, अगर इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 7501 डिवाइडेड बाई 7500, ये यहाँ से निकल के इधर आ गया, तो ये कितना आ गया देखो इधर से R2 अपॉन R1 इज इक्वल टू 7500 डिवाइडेड बाई 7501। तो R2 अपॉन R1 लेस देन 1 है या ग्रेटर देन 1 है या 1 के बराबर है, आंसर है कि जो R2 अपॉन R1 है वो क्या है, लेस देन 1 है, क्योंकि यहां से आप देख सकते हैं, तो इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं, तो ये रेशियो इतना हो जाएगा। ओके, ये बात समझ में आई, तो ये क्या निकल गया, इसका आंसर निकल गया क्वेश्चन नंबर 2। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है इफ ए प्रोटॉन वर 10 टाइम्स लाइटर देन द ग्राउंड स्टेट, इफ ए प्रोटॉन वर 10 टाइम लाइटर, ठीक है, क्या हो जाए 10 गुना हल्का हो जाए, देन ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम वुड बी, तो जो हाइड्रोजन एटम की ग्राउंड स्टेट एनर्जी होती है वो कितनी होगी, ये हमें क्या करनी है, फाइंड करनी है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, द मास ऑफ प्रोटॉन 10 टाइम लाइटर देन, लाइटर हो जाए 10 टाइम लाइटर होना है, मैंने अज्यूम कर लिया इनिशियली मास कितना था प्रोटॉन का, mp था, इनिशियली प्रोटॉन का मास कितना था, mp था, और मैंने अज्यूम कर लिया कि उसके लाइट होने के बाद हल्का होने के बाद मास कितना हो गया, mp डैश हो गया, देन दिस mp डैश इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, mp डिवाइडेड बाई 10 आ जाएगा। यही तो मतलब हुआ कि 10 टाइम क्या हो जा रहा है, हल्का हो जा रहा है, उसका मतलब क्या हुआ, ये हुआ। तो बताओ ऐसा होने पर जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होती है ग्राउंड स्टेट में उस पर क्या फर्क पड़ेगा। अगर हम जानते हैं, अगर हमारे पास एनर्जी को किस तरीके से डिफाइन किया था हमने, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट इज इक्वल टू क्या होता था, माइनस का म्यू, हम रिड्यूस्ड मास लेके चल रहे हैं यानी न्यूक्लियस का मास फाइनाइट लेके चल रहे हैं, तो म्यू इंटू कितना आ जाएगा देखो, म्यू इंटू आ जाएगा हमारे पास क्या, e की पावर 4 डिवाइडेड बाई 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h स्क्वायर, एंड मल्टीप्लाई में कितना आ जाएगा देखो, z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर आ जाएगा। ठीक, किसी ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होती है वो इतनी होती है, nth ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होती है उसको हम इस तरीके से डिफाइन करते हैं। अगर हम ग्राउंड स्टेट की बात करें तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर E1 आ जाएगा, तो E1 इक्वल टू कितना आ जाएगा देखो, माइनस का म्यू e की पावर 4 डिवाइडेड बाई कितना आ गया, 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर इंटू h स्क्वायर, और यहाँ पर हाइड्रोजन के लिए z क्या हो जाएगा 1, और यहाँ पर n की जो कितना पुट कर देंगे 1, तो इतना बच जाएगा। ठीक, इतनी एनर्जी आ जाएगी। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, लेकिन यहाँ पर जो मास ऑफ प्रोटॉन है वो इनिशियल मास ऑफ प्रोटॉन का 10 टाइम क्या हो जा रहा है, कम हो जा रहा है। तो यहाँ से म्यू इक्वल टू हम जानते हैं रिड्यूस्ड मास कैन बी रिटन एज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू मास ऑफ प्रोटॉन या मास ऑफ न्यूक्लियस। अब हाइड्रोजन एटम की बात हो रही है, तो हाइड्रोजन एटम के न्यूक्लियस में क्या होता है, सिर्फ एक प्रोटॉन होता है, तो हाइड्रोजन एटम के न्यूक्लियस का मास प्रोटॉन के मास के बराबर होगा। तो यहाँ पर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू मास ऑफ न्यूक्लियस यानी मास ऑफ प्रोटॉन डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू मास ऑफ प्रोटॉन आ गया, सॉरी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस मास ऑफ प्रोटॉन आ गया। अगेन मैं यहाँ पर थोड़ा सा कैलकुलेट कर दूंगा, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाई क्या लिख सकता हूँ मैं इसको, 1 प्लस मास ऑफ प्रोटॉन, सॉरी क्या लिख सकता हूँ मैं इसको, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाई मास ऑफ प्रोटॉन प्लस का 1, ऐसा लिखा जा सकता है। इसको आंसर है हाँ, ऐसा लिखा जा सकता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, अब जो नई कंडीशन है उस कंडीशन में क्या है, मास ऑफ प्रोटॉन क्या हो गया है, mp डैश हो गया है, तो यहाँ पर सब जो क्या आ जाएगा, mp डैश आएगा, क्योंकि जो नई कंडीशन है उसमें क्या है, जो न्यूक्लियस का मास है वो क्या हो गया है, 10 टाइम लाइटर हो गया है। तो यहाँ पर mp डैश की जो क्या पुट कर दूंगा मैं, mp अपॉन 10 पुट कर दूंगा। तो मैं यहाँ से कैलकुलेट करने के बाद क्या लिख सकता हूँ इसको, me डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा देखो, ये me तो ऐसे रहा एंड डिवाइड में mp डैश की जो कितना आ गया मेरे पास, mp डिवाइडेड बाई
10 आ गया एंड यहाँ पर प्लस का 1, ये 10 यहाँ पर ME के साथ आ जाएगा। तो यहाँ से इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, देखो ये ME डिवाइडेड बाई 10 इंटू ME डिवाइडेड बाई MP प्लस का 1, इतना हो गया। ये बात समझ में आई आपको, ये क्या हो रहा है, ठीक, ओके। नाउ अब ये क्या है, ME डिवाइडेड बाई MP है ना। इस ME डिवाइडेड बाई MP को हम जानते हैं, जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और मास ऑफ प्रोटॉन का जो रेशियो होता है वो कितना होता है, 1836, 1/1836 के बराबर होता है। तो इसके जगह मैं ये वैल्यू पुट कर सकता हूँ, आंसर है हाँ पुट कर सकता हूँ। तो यहाँ से मेरे पास जो म्यू है वो कितना आ जाएगा, देखो तो यहाँ से म्यू इक्वल टू आ गया मेरे पास कितना, 10 इंटू 1/1836 प्लस 1, ओके, अपॉन ऊपर भी है, कितना है ME, तो कितना आ गया ME अपॉन 10 इंटू 1/1836 प्लस का 1 आ गया। इसको सॉल्व कर दोगे तो कितना आ जाएगा, ये म्यू इक्वल टू ME डिवाइडेड बाई 1846 एंड यहाँ ऊपर डिवाइड में कितना आ जाएगा, ये इधर गया और इसमें 10 प्लस हुआ तो कितना 1846 डिवाइडेड बाई कितना आ गया, ये 1836 आ गया। ये ऊपर चला गया 1836 के साथ, तो यहाँ से म्यू इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास, 1836 डिवाइडेड बाई 1846 इंटू ME आ गया, ठीक, इतनी बात समझ में आई ना। और इस म्यू की वैल्यू यहाँ थोड़ा कहाँ पुट कर दो, इस M1 में पुट कर दो, सॉरी E1 में पुट कर दो। तो ये E1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, देखो यहाँ से ME माइनस का ME इंटू E की पावर 4 डिवाइडेड बाई कितना है ये हमारे पास क्या, 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर इंटू H स्क्वायर, और यहाँ पर मल्टीप्लाई में कितना आ गया, ये टर्म आ गया क्या, 1836 डिवाइडेड बाई कितना आया 1846, इतना क्या आ जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इससे थोड़ा और सॉल्व, सॉरी इतना क्या आ जाएगा, अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर सकते हो आप। E1 ये जो टर्म है, इतना टर्म, इसकी वैल्यू कितनी होती है, माइनस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होती है एंड मल्टीप्लाई में कितना आ गया, देखो ये 1836 डिवाइडेड बाई 1846, इतना क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। अब बताओ कि एनर्जी इंक्रीज की या डिक्रीज करी। तो ये जो टर्म है यहाँ पर, ये क्या है, लेस देन 1 है। ये जो टर्म यहाँ पर आ रखा है नया, ये क्या है, लेस देन 1 है। अगर लेस देन 1 से किसी भी टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं, किसी भी चीज को मल्टीप्लाई करते हैं, तो वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, यानी ये क्या हो जाएगा, लेस नेगेटिव हो जाएगा। लेस नेगेटिव होने का मतलब क्या है, एनर्जी क्या कर गई है, इंक्रीज कर गई है। तो यानी इसका मतलब जब जो मास ऑफ प्रोटॉन है उसके इनिशियल मास का 10 टाइम होता है, तब ग्राउंड स्टेट एनर्जी क्या कर जाती है, बढ़ जाती है, ठीक है। तो ये बात समझ में आई आप, क्योंकि यहाँ पर ये क्या हो जा रही है, लेस नेगेटिव हो जा रही है, क्योंकि यहाँ नेगेटिव होता है ना, तो जैसे ही यहाँ पर इससे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टर्म क्या हो जाएगा, लेस नेगेटिव हो जाएगा। सो कैलकुलेट करके देख सकते हो आप, क्या हो जाएगा, ये लेस नेगेटिव हो जाएगा। लेस नेगेटिव होने से क्या होगा, लेस नेगेटिव होने से क्या होगा, एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो आज के लिए 3 क्वेश्चन बहुत है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तो चलिए थैंक यू, धन्यवाद।